हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मेरा गुनाह का भाग 3। अभी तक आपने पिछली वीडियो में सुना कि मंजू को उसके घर वाले उसे बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते थे। परेशान थी वो और उसका फेसबुक फ्रेंड शिवम मंजू को अपने जाल में फंसाया और उसे धोखा दिया। उसे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तुमने मेरे साथ गंदा काम नहीं किया तो मैं ये वीडियो तुम्हारे पति को भेज दूंगा। मैं जड़वत हो चुकी थी। जिसे सच्चा साथी समझ रही थी वह तो आइंस्टीन का जहरीला नाग निकला। दिमाग सुन्न हो रहा था, आंखों से आंसू बह निकले। ऐसा मत करो मेरे साथ प्लीज, मैं गिड़गिड़ाई। बस एक बार जानू, बस एक बार तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। कसम से फिर कभी तंग नहीं करूँगा। हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, पहले जैसे। ट्रस्ट मी। नहीं, सोच लो, चंद सेकंड लगेंगे तुम्हारे पति तक यह सब पहुंचने में। तब क्या होगा तुम्हारी इज्जत का? तब ना घर की रहोगी ना घाट की। अभी तो सब कुछ चुपचाप प्यार से निपट जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बोलो कब आऊं? मेरा रोना सुनकर वह बोला, अच्छा चुप हो, ऐसा करते हैं, आज तुम आराम करो, कल का प्लान बनाकर तुम्हें बताता हूँ। फोन बंद मत करना वरना मेरा दिमाग सटक जाएगा, समझी? अब जाओ आराम करो, रात को बात करते हैं। लव यू, टेक केयर। मैं चाहकर भी चीख नहीं सकती थी, दहाड़े मारकर रो नहीं सकती थी। बहन मेरे उतरे चेहरे की वजह बेटे का बीमार होना समझ रही थी। रात को शिवम ने मैसेज किया, कल रात आऊँगा, टाइम तुम बताओगी। रूम में बच्चों को मत रखना। मैं चुपचाप आंसू बहाती यही प्रार्थना कर रही थी कि यह रात कभी खत्म ना हो और सुबह आए ही ना। दिन कैसे कसम में निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। शाम होते ही मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। शिल्पा, सार्थक को बेचैनी रहती है तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे लेकर बाहर के कमरे में सो जाऊं। हाँ ठीक है दीदी, सृष्टि मेरे साथ सो जाएगी, बहन बोली। रात 10 बजे तक मैंने सार्थक को दवा देकर सुला दिया था। शिवम के मैसेज पर मैसेज आ रहे थे जो मैं जानबूझकर नहीं देख रही थी। 11 बजे तक सभी सोने जा चुके थे। मैंने शिवम के मैसेज देखे, वह बार बार आने का समय पूछ रहा था। मैंने लिख दिया आ जाओ, और 15 मिनट बाद ही मोटरसाइकिल की हल्की आवाज़ से मेरी रूह जैसे जम गई हो। प्लान के अनुसार मैंने अंदर के दरवाजे की कुंडी तो लगाई थी, पर बाहर का दरवाज़ा सिर्फ भेड़ रखा था। वह सधे कदमों से चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में 0 वाट की मध्यम रोशनी में भी वह मुझे आपलक निहार रहा था। उसने सार्थक को वहां देखा तो बोला, यह यहाँ? वो सो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तो खुद से दूर कैसे रख सकती? घर में सबको अजीब लगता, यह अब सुबह ही उठेगा। ओके मेरी जान। वह मुस्कुराया। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े तो सहसा बोल पड़ा, ठंडी क्यों हो रही हो? डरो मत, सिर्फ आज, फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा। खींचकर उसने मुझे बाहों में कस लिया। मेरा शरीर शिथिल पड़ता गया। 3 घंटे बीत चुके थे। वह अब भी बगल में ही लेटा था। वह अब भी सुरूर में था कि अचानक अंदर के दरवाजे की कुंडी खुली और एक साया अंदर दाखिल हुआ। शिवम बिजली की गति से दरवाजे से बाहर भागा। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। वह सृष्टि थी, मेरी बेटी। मेरा खून जम गया। उसने टटोल कर लाइट जलाई। वह टॉयलेट जाने के लिए आई थी। बहन के घर में अटैच्ड टॉयलेट नहीं था, बल्कि बाहर गैलरी में था। मैंने अंदर के दरवाजे की कुंडी लगाई थी, लेकिन भूल गई थी कि वह कुंडी हाथ की जरा सी हरकत से खुल जाती है। मम्मी, कोई था यहाँ? नहीं तो मैं हकला रही थी। मैंने देखा कोई बाहर निकला यहाँ से अभी। देखो दरवाज़ा भी खुला है। वो मैं टॉयलेट से आई तो शायद बंद करना भूल गई। वह चुपचाप दरवाजे से बाहर जाकर खड़ी हो गई। शिवम उसको कमरे में आते देख बाहर गली में छिप गया था और इस फिराक में था कि वो टॉयलेट होकर वापस आए, तब वह अपनी मोटरसाइकिल उठाकर चला जाए। लेकिन सृष्टि को शक हो चुका था। वह चुपचाप दरवाजे की ओट में खड़ी थी। थोड़ी देर बाद ही गली में छिपा शिवम बाहर आया और मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा, तो वह अंधेरे में उसे गौर से देखने की कोशिश करने लगी। शिवम ने भी उसे देखते हुए देख लिया था। वह फटाफट वहां से निकल गया। सृष्टि वापस आई। उसका चेहरा जर्द हो रहा था। मम्मी, कोई था यहाँ? था ना? तुम्हें भ्रम हो रहा है, चश्मा भी नहीं लगाया तुमने और कुछ बोले जा रही हो। यहाँ कौन होगा भला? सृष्टि की दूर की नज़र कमजोर थी। अभी मैंने किसी को बाइक पर जाते हुए देखा।
चश्मा होता तो अच्छे से पहचान लेती। कोई किराएदार होगा बेटा, उसी को देखा होगा। वह कुछ नहीं बोली क्योंकि उसकी नज़र कमज़ोर होने और अंधेरा होने से उसने जो भी धुंधला देखा उसको वह साबित नहीं कर सकती थी। वह चली गई पर मैं उस रात सो नहीं पाई। सब बर्बाद हो चुका था। मेरा स्वाभिमान अब बचा ही नहीं था। स्वयं से घृणा हो रही थी, पर इस विषय में सोचने से ज़्यादा अब मुझे यह सोचना था कि सृष्टि भूल से भी रात की घटना का जिक्र किसी से कर न बैठे। सुबह मेरी हालत खराब हो रही थी। नहा धोकर फिर बिस्तर पर पड़ गई। सृष्टि ने किसी से कुछ भी नहीं कहा था। शिवम के मैसेज आ रहे थे। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अगले दिन बहनोई साहब के आने पर मैं भरसक सामान्य बने रहने की कोशिश करती रही। चोर नज़रों से सृष्टि को देख लेती। मैं कोशिश कर रही थी यह जानने की कि उसके मन में क्या चल रहा है। अपनी ही बेटी से आंख मिलाने से बच रही थी मैं। सृष्टि खामोश थी, एकदम खामोश। मन ही मन में जैसे वह कोई ताना बाना बुन रही थी। बहन बहनोई के काफ़ी रोकने के बावजूद हम लोग अगले ही दिन वापस घर आ गए। घर आते ही यह भुनभुनाए, फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है तुम्हारा? जी वो सार्थक की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको डिस्टर्ब ना हो इसलिए किया था रात में। वो फिर ऑन करना भूल गई। मैं इतना बोलने में ही पसीने से नहा गई। सृष्टि फ़ोन ऑन कर दे मम्मी का, तुम चाय बनाओ जरा। मैं इनके सामने सृष्टि को फ़ोन देने से मना ना कर सकी। मेरा दिल जोरों से धड़क उठा, कहीं शिवम कोई फ़ोन या मैसेज ना कर दे। हालांकि उसकी सारी चैट और कॉल लॉग में क्लियर कर चुकी थी, लेकिन फिर भी चोर को हर समय अपने पकड़े जाने का भय होता ही है। सृष्टि ने फ़ोन के साथ साथ नेट भी ऑन कर दिया था। मैं इन्हें कमरे में चाय देकर ड्राइंग रूम में आई, जहां सृष्टि मेरा फ़ोन देख रही थी। मैंने चाय बढ़ाई तो वह झटके से फ़ोन सोफे पर फेंककर बड़बड़ाई, खुद पी लो अपनी चाय और बात मत किया करो मुझसे। वह तेजी से निकलकर अपने कमरे में चली गई। मैं सिटपिटाई सी फ़ोन देखने लगी। शिवम के मैसेजेस थे, यानी जिसका डर था वही हुआ। मैं मैसेज पढ़ने लगी। फ़ोन क्यों बंद रखा है यार? परेशान हो गई क्या मुझसे? कोई ना, घर पहुंचकर कॉल करना। और मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ। उम्मीद है तुम भी मुझे मिस कर रही होगी। साथ में किस इमोजी थे। अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी ही बेटी की नज़रों में गिरने से खुद को बचाऊं? मैं हिम्मत जुटाकर उसके कमरे में पहुंची। सृष्टि, मेरे बच्चे मुझसे इतनी नाराज़गी। वह शून्य में घूर रही थी। मैंने उससे सहलाया तो वो छिटकते हुए बोली, उस रात कोई था वहाँ, आप बहलाने की कोशिश मत करो, बच्ची नहीं हूँ मैं। क्यों मम्मी, क्या हो गया है आपको? क्यों दूर होती जा रही हैं आप हम सबसे? मैं जैसे आसमान से गिरी दूर होती जा रही थी। नहीं बेटा, पहले की तरह आप नॉर्मल नहीं रहती, हर वक्त खुद में गुम। पहले की तरह ख्याल होता है आपको हमारा? आपको मैं अब भी बच्ची लगती हूँ। मैं 16 साल की हो चुकी हूँ मम्मी। घबराओ मत, पापा से कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो आधी अधूरी माँ मेरे और भाई के पास है वो भी हमसे छिन जाए। नहीं बेटा सृष्टि, मैं पहले तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारा और सार्थक का चेहरा देखकर ही अब तक जीती आई हूँ। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए तो मैं कैसे जीऊँगी? मैं पहले की तरह शून्य में घूरती हुई बोली, आप उस लड़के से बात मत किया करो, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपका उससे बात करना पसंद नहीं। वो मंदिर भी आया था ना मौसी के शहर में। कौन लड़का? वही आपका फेसबुक फ्रेंड। आपकी फेसबुक पर देखे हैं उसके कमेंट मैंने। आप कहती थी कि वो नंबर आपकी स्कूल फ्रेंड का है, पर वो नंबर किसी लड़के का था। एक दिन आप जब बाथरूम में थी, उसका फ़ोन मैंने ही उठाया था। वो पहले मेरी आवाज़ पहचाना नहीं था और जैसे ही पहचाना उसने फ़ोन रख दिया। सृष्टि बेटा, मैं आज ही अकाउंट हटा दूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। तो इस तरह नाराज़ मत हो मुझसे। मैं अपनी ही नज़रों में आज अपराधी थी। जो बात माँ होने के नाते मुझे अपने बच्चों को समझानी चाहिए थी, वो मेरी बच्ची मुझे समझा रही थी। मैंने फेसबुक, इंस्टा सारे अकाउंट डिलीट कर दिए। यह सोशल मीडिया ही वजह था आज के दुर्दिनों का। लेकिन क्या इस परिस्थिति से निकल पाना इतना आसान था? शिवम क्या वो मुझे इतनी आसानी से जाने देगा? क्या करूं मैं, आखिर क्या करूं? मेरी रातों की नींदें और दिन का चैन हराम हो चुका था। मैं हर समय स्वयं को अपराधी सा महसूस करती। अब पति कुछ कड़वा कह देते तो बुरा नहीं लगता, बल्कि हर कड़वी बात कम ही लगती। इतनी गिर चुकी थी मैं अपनी ही नज़रों में।
शिवम ने मेरा पीछा अब तक नहीं छोड़ा था, लेकिन मैंने उससे बात करना बेहद कम कर दिया था। हर बार व्यस्त होने का बहाना बनाने लगी। हफ्ते भर तो वह कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर एक रात मैसेज में वह फट पड़ा। सुनो, बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी। मुझसे पीछा छुड़ाकर भागना चाहती हो तो यह कभी नहीं होगा, समझी? तुमने कहा था तुम फिर कभी मुझे परेशान नहीं करोगे, तो फिर अब क्यों? बेबी, प्यार करता हूँ तुमसे, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मेरा प्यार तुम्हें प्रॉब्लम लगता है? मैं पहले ही अपनी और बेटी की नज़रों में गिर चुकी हूँ। मुझे और मत गिराओ, हाथ जोड़ती हूँ। कम ऑन यार, हाथ जोड़ना बंद करो। सच में प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रह पाता तुमसे बात किए बिना। और उस रात के बाद तो तुम दिल दिमाग पर ऐसे छाई हो कि कुछ नहीं सूझता मुझे। बस लगता है हर पल तुम्हारे साथ रहूं। प्यार देख लिया तुम्हारा, ब्लैकमेलिंग को प्यार कहते हो गया यार, तुम्हारे इनकार से दिमाग खराब हो गया था। ना नहीं सुन सकता मैं, वो भी तुम्हारे मुंह से। तुम्हें लगता है मैं सच में तुम्हारी रिकॉर्डिंग और चैट के स्क्रीनशॉट सर को भेज देता? इतना भी कमीना नहीं हूँ। आई रियली लव यू। शट अप। मुझे बेतृष्णा सी हो रही थी उसकी बातों से। ओके जी, हो जाऊंगा शट अप। बस एक बार देखने का मन हो रहा तुम्हें। वीडियो कॉल पर आओ। नहीं नहीं, अब ये नहीं हो सकता। जो हुआ वो हुआ, अब कोई कॉल नहीं। फिर वही हरकत, फिर इनकार। फिर तुम मेरे अंदर के जानवर को जगा रही हो। तुम चाहती हो मैं फिर कमीने पर उतर आऊं? मेरे पति बगल में सो रहे हैं और मैं वीडियो कॉल करूं? चाहते क्या हो आखिर? पति बगल में है तो बाथरूम का इस्तेमाल करो डार्लिंग। चलो बाथरूम में, आओ जल्दी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। 2 मिनट में चली आओ। मैं नहीं आऊंगी, बंद कर रही हूँ नेट। मैं तंग आ चुकी थी। रुक, सुन इधर, यही है ना तेरी बेटी का फ़ोन नंबर? अभी तेरी असलियत उसे सेंड करता हूँ, फिर देखता हूँ तू उसकी नज़रों में और गिरती है या उठती है। मेरे दिमाग में हथौड़े बज रहे थे। इसको सृष्टि का नंबर कब कैसे मिला? उफ, यह कमीना कहीं उस तक ना पहुंच जाए। तू आ रही है या तेरी हॉट तस्वीरें सेंड कर दूं उसे? मैं आ रही हूँ, शाबाश जल्दी आ, मूड बना हुआ है। बाथरूम में पहुंचकर वीडियो कॉल पर वह जो कहता गया मैं करती गई। इस वक्त अगर संभव हो पाता तो शायद मैं शिवम का खून कर देती। मैं फिर अपनी मजबूरी पर रो पड़ी। अब यह आए दिन की बात हो गई थी। उसका पागलपन बढ़ता जा रहा था। एक दिन अगर उससे बात न कर पाऊं तो वो गुस्से में पागल हो जाता और मुझे धमकाने लगता। मैं चारों तरफ से घिरी हुई थी, हर समय पति के सामने भेद खुलने का डर, बेटी की नज़रों से बचने का प्रयास, शिवम का पागलपन और स्वयं की बढ़ती आत्मग्लानि। कभी ख्याल आता आत्महत्या कर लूं और इन सब से निजात पा लूं। शायद यह मेरे इस नरके जीवन से मुक्ति का सबसे आसान रास्ता होता। लेकिन अपने बच्चों का ख्याल आ जाता। सृष्टि फिर भी समझदार हो चली थी, लेकिन सार्थक अभी सिर्फ 6 साल का था, मुझ पर पूरी तरह से निर्भर। और फिर मैं आत्महत्या कर लूंगी तो मेरे परिवार पर हमेशा के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। 100 सवाल खड़े होंगे, मेरे बच्चों का जीवन तबाह हो जाएगा। सृष्टि किस किस की सवालिया नज़रों का सामना कर सकेगी? ओह मेरी बच्ची, क्यों ना मैं शिवम को ही मार दूं? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मैंने जीवन में कभी एक चींटी तक ना मारी थी। इंसान की हत्या मेरे जैसे के बस की बात नहीं थी। क्यों न मैं किसी और को इसकी सुपारी दे दूं? पर एक अपराध छुपाने के लिए यह दूसरा अपराध होगा। और फिर भी भेद खुल गया तो मुझे अक्सर सपना आता है कि शिवम एक्सीडेंट में मर गया और मैं अब उसके चंगुल से आज़ाद हूँ। मैं बहुत खुश होती, लेकिन आँख खुलते ही फिर अवसाद से घिर जाती। किसी तरह दिन निकल रहे थे। आज सृष्टि के स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी। सृष्टि का 11वीं का बैच पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा था और उसके बैच का ड्रेस कोड वेस्टर्न आउटफिट था। मैंने अपना एक इवनिंग गाउन उसे दे दिया जो मैंने खरीदा बड़े मन से था, पर कभी पहन नहीं पाई थी। मम्मी, इसकी बाहें हटा दो, स्लीवलेस कर दो, वरना यह बहन जी टाइप लुक देगा। मैंने उसके कहे अनुसार ऑल्टर कर दिया। उसने गाउन पहनकर दिखाया। डार्क मरूम रंग में मेरी लाडली एकदम परी नजर आ रही थी। बच्चियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। मैंने एक गहरी सांस ली, मन ही मन में 100 बार उसकी नज़र उतारी। सृष्टि शाम 5 बजे तक लौटने की कह गई थी। मैं छत पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी कि शिवम का फ़ोन आ गया। उसका फ़ोन देखते ही मुझे झुरझुरी छूटने लगती थी। कैसी हो जान? ठीक हूँ। यह बताओ दोबारा कब मिल रही हो?
नहीं मिल रही, फिर बकवास की। कैसे नहीं मिलोगी? शिवम, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे कहीं भी यूं आने जाने की इजाजत नहीं है। मायके भी नहीं जा पाती मैं। बहन के घर तो जाती हो, वहीं आ जाओ एक बार। फिर गर्मियों की छुट्टी में जाती हूँ, वो फिर 4-5 दिन को। और अभी जनवरी चल रहा है, और वैसे भी सृष्टि शक करती है मुझ पर और तुम पर भी। मुझे झल्लाहट हो रही थी। अरे हाँ सृष्टि, वो भी तुम्हारी तरह ही निकल गई है, एकदम हॉट। आज ही डीपी देखी उसकी, मस्त दिखती है। क्या मतलब, तुमने कब डीपी देख ली उसकी? मुझे इस आदमी से नफरत से ज़्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि मैंने पहले ही मौका पाते ही अपने सारे घर वालों के फ़ोन में शिवम का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था, जिससे वह चाहकर भी किसी से कांटेक्ट ना कर सके। तुम मेरा नंबर ब्लॉक करके क्या सोचती हो? मेरे पास एक ही नंबर है। वह बेशर्मी से ठहाका लगाकर हंसने लगा। सृष्टि ने अभी थोड़ी देर पहले मैरून ड्रेस में डीपी लगाई है, बड़ी कातिल लग रही है। साल भर पहले नाक बहाने वाली लड़की इतनी हॉट। चुप, बिल्कुल चुप, मैं चीख पड़ी। उसका नाम भी मत लेना। शर्म नहीं आई तुम्हें? वो मेरी बेटी है। उसका नाम भी लिया तो क्या कर लोगी? वह फिर हंसा। कुछ तो शर्म कर लो, वो मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। मेरे लिए वो सिर्फ एक लड़की है। तुम्हारी और मेरी उम्र में 12 साल का अंतर है, जबकि उसकी उम्र और मेरी उम्र में सिर्फ 9 साल का। तुम इंसान तो हो ही नहीं सकते। मैं नफरत से बोली। राक्षस हूँ, कुत्ता हूँ, पर तुम्हारा हूँ। वह बेशरम हंसी हंसता हुआ बोला। तो अब बोलो, कब मिल रही हो? अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। उसकी नापाक नजरें अब मेरी बच्ची पर पड़ रही थीं। यह मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं दे सकती थी, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े। मैं अपनी बच्ची को कभी किसी गंदी नज़र का स्पर्श होते भी नहीं देख सकती थी। उस रात और अगले दिन मैंने बहुत सोचा, अब और देर करना ठीक नहीं था। जो होगा देखा जाएगा। दिन रात की ब्लैकमेलिंग, स्त्रीत्व का लुटते जाना और उस पर भी अपने बच्चों पर नापाक साये का पड़ना मेरी बर्दाश्त के बाहर था। अब और घुटना और दलदल में घिरते जाना मुझे मंजूर नहीं था। आखिर बहुत हिम्मत करके मैंने एक फैसला ले ही लिया। ना जाने किस आंतरिक प्रेरणा से मैं अपने पति के सामने खड़ी थी। मुझे आपसे बेहद ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने मुझे घूरा तो मेरी टांगें कांप गईं, लेकिन सारी शक्ति बटोरकर मैं कह गई, मुझसे गलती हुई है, मैं अपराधी हूँ। कहते हुए मैंने एक कागज उनकी ओर बढ़ा दिया और अपने कमरे में आकर अपने दंड की प्रतीक्षा करने लगी। सब कुछ उन्हें दिए कागज पर लिख डाला था। कमरे का दरवाजा खुला। मैं सर झुकाए जमीन पर बैठी थी। आंसू से तरबतर आकर मेरे पास जमीन पर ही बैठ गए। पहले क्यों नहीं बताया सब कुछ? क्यों सहती रही? मैं हैरान, बेहद हैरान। मैंने सुना ये मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए डूबती सी आवाज में कह रहे थे, गलती तुमसे ज्यादा मेरी है। पत्नी बनाकर ले आया, पर पत्नी के बजाय एक काम वाली की तरह समझ लिया तुम्हें। मेरी अपनी खुशी ही दिखती रही मुझे, तुम्हारी खुशी का कभी सोचा ही नहीं। लेकिन मंजू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, यह सच नहीं है। सच यह है कि बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। बस मेरा यह पुरुष वाला अभिमान, मेरा मेल ईगो इसे स्वीकारने से रोकता रहा। गलती इंसान से ही होती है, मुझसे हुई, तुमसे भी हो गई, लेकिन अब और गलतियां हम नहीं करेंगे। मेरी पत्नी बच्चों की कोई और टेढ़ी नज़र भी डालेगा तो अंजाम उसका बहुत बुरा होगा। डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरी हैरानी की सीमा नहीं थी। यह मैं क्या सुन रही थी? जीवन भर यही सुनने को तो तरस रही थी मैं हूँ तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर देंगे ना? बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध हुआ है मुझसे, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ। पत्नी बनने लायक नहीं हूँ, मैं आपकी दासी बनकर रह लूँगी। पागल हो, अब तक दासी की तरह रह रही थी, अब रानी बनकर रहोगे मेरे दिल में। इन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। धड़की तेज आवाज के साथ मेरी तंद्रा भंग हुई। मैंने चौंक कर देखा तो ये दरवाजे पर खड़े थे। देखकर लग रहा था कि इन्होंने काफी पी रखी थी। तो क्या मैं सपना देख रही थी? मेरी हिम्मत फिर जवाब दे गई। आगे पन्ने खाली थे। मैंने सारी डायरी पलट ली, आगे कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्या हुआ था मंजूषा के साथ? मैंने गहरी सांस ली। इन सब बातों का जवाब मुझे कल ढूंढना था। घड़ी रात के 2:30 बजा रही थी। मैं डायरी टेबल पर रखकर बिस्तर में दुबक गई। मैं नियत समय पर असाइलम पहुंच गई, अधीक्षक के केबिन में। हम मंजूषा के प्रकरण पर ही चर्चा कर रहे थे। 2 पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे।
जो सारी जानकारी ले रहे थे। उन्होंने घटना होने के ठीक बाद मेरे द्वारा मंजूषा की डायरी ले जाने पर आपत्ति भी जताई, लेकिन अधीक्षक महोदय ने उन्हें मेरी ओर से मुतमईन कर दिया। मैं अब मंजूषा के असाइलम में आने की वजह जानना चाहती थी। मंजूषा के केस की जांच कर रहे अधिकारी ने बताया कि उनकी अब तक की छानबीन के अनुसार 5 साल पहले यह महिला बुरी तरह से घायल अवस्था में अस्पताल लाई गई थी। इसके घर वालों ने यह बयान दिया था कि यह 2 मंजिला सीढ़ियों से फिसलकर गिरी है। महिला कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। उसके पति के दबंग व्यक्तित्व और रसूख के चलते एक्सीडेंट का केस मानकर जांच बंद कर दी गई थी। यह जली कैसे सर और क्यों, मैंने पूछा। अधीक्षक महोदय ने स्पष्ट किया। एक नई आई अटेंडेंट इसके बारे में जिज्ञासा व्यक्त करने लगी तो पुरानी कर्मचारी इसके बारे में बताने लगी कि अवैध संबंधों के चलते पति ने मारा और पागल घोषित करके यहाँ पटक गए। कई बार इसके घर वालों को सूचित किया कि यह ठीक है, आप इसे यहाँ से ले जाएं, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यह सारा दिन बेटी का नाम रटती है, तो कुछ दिन पहले ही अधीक्षक सर ने इसकी बेटी को इसकी सूचना देकर इससे मिलने को कहा था, पर उसने मिलने से साफ इनकार कर दिया। यह बातें इसने सुन ली थी। शायद बच्चों से मिल पाने की इसकी आखिरी उम्मीद थी, वो भी ध्वस्त हो गई। यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है। इसने मंदिर से माचिस उठाई होगी क्योंकि यह पागल नहीं थी, तो इस पर हम इतनी नज़र नहीं रखते। मैंने अधीक्षक महोदय से मंजूषा को देखने की इच्छा व्यक्त की। हम अस्पताल के बर्न वार्ड पहुँचे। रह रहकर उसकी चीखें दिल दहला रही थीं। पूरी तरह कवर से ढकी उसकी बॉडी में अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि यह महिला जो आज स्थिति में है कितनी खूबसूरत रही होगी। सृष्टि, सार्थक, हाय मेरे बच्चे, रह रहकर उसका यही प्रलाप गूंजता मेरी आंखें बरबस गीली हो उठी। इनके घर वाले से कांटेक्ट हुआ? कोई आया? अधीक्षक महोदय ने कड़वाहट से नहीं में सर झटक दिया। जिन्होंने इसे पागल करार देकर यहाँ छोड़ दिया और आज तक सुध नहीं ली, वो अब क्या आएंगे? यह सीढ़ियों से नहीं फिसली थी। इसको जानवरों की तरह मारा गया था, प्रताड़ित किया गया था, इतना टॉर्चर किया कि यह सुध-बुध खो बैठी। पर पुलिस तो यह अंदर की बात है, इसलिए मुझे पता है पुलिस क्या करे। रसूखदारों के आगे बेबस है। इसके किराएदार और पड़ोसियों ने तस्दीक दी थी इसकी प्रताड़ना की, लेकिन बाद में सब मुकर गए। इनके किराएदार मकान खाली कर गए। बाद में केस बंद हो गया। ओह, मुझे बेहद अफसोस और दुख हो रहा था मंजूषा के लिए। जब इसने सुध-बुध खो दी तो कभी कभी वकील साहब से मिलने घर आने वाले किसी भी युवक को देखकर यह एग्रेसिव हो जाती, उसे मारने दौड़ती। लोग दबी जुबान में पागल कहने लगे तो घर वाले बहाना बनाकर यहाँ छोड़ गए। शायद इसे हर लड़के में शिवम नजर आता होगा। हाँ, पर प्यार और देखभाल, अपनों का सहारा, उनका समीप ही इसका इलाज था। यह पागल नहीं थी, बस परिस्थितियों, बस मानसिक विचलन की अवस्था थी। पर घर वालों के लिए यह बोझ बन चुकी थी और बदनामी की वजह भी। अधीक्षक महोदय कहते हुए काफी असंयत हो गए। मैं जैसे स्वयं ही बुदबुदा पड़ी। प्यार और अपनों का सहारा, यह दोनों ही इसके जीवन से शुरू से ही नदारद थे। प्यार की भूखी यह औरत हर कदम तो छली ही तो गई। पहले पिता ने छला परियों से सुंदर नाजुक लड़की की, कच्ची उम्र में इतने बड़े आदमी से शादी करके जहां उसके सपने कुचल दिए गए। फिर छली गई पति द्वारा, जिसने इसे सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझा। फिर छली गई उस नीच शिवम द्वारा, जिसने इसके भोलेपन का खूब फायदा उठाया। फिर छली गई समाज द्वारा, जिसकी रूढ़ियों नजरिए के चलते एक अच्छी खासी स्त्री को पागल करार दे दिया गया और किसी ने ऐतराज नहीं किया। सर, मैं इसके घर वालों से मिलना चाहती हूँ, कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह? अधीक्षक महोदय ने बताया, बेटी अब विदेश में है, लॉ की पढ़ाई कर रही है। बेटे को भी वहीं भेज दिया गया है। वकील साहब ने इस घटना के कुछ महीनों बाद ही दूसरी शादी कर ली थी, पर वे अब शहर छोड़ गए। सर, मैं मंजूषा के लिए कुछ कर पाई तो खुद को खुशनसीब समझूंगी। मैंने 2 दिनों की जी तोड़ कोशिशों के बाद वकील साहब और सृष्टि का नंबर हासिल कर ही लिया, लेकिन अफसोस, जब मैंने सृष्टि को उसकी माँ के साथ हुई घटना के बारे में सूचित किया तो सृष्टि ने अपनी माँ के लिए जो कहा वो सुनकर मुझे धक्का लगा। एक गिरी हुई औरत को आप मेरी माँ मत कहिए।
मेरी माँ तभी मर गई थी जब उसने मेरे पापा को चीट किया था। हम भाई बहन के साथ उसने जो किया उसकी यही सज़ा है। सॉरी, पर आप दोबारा फ़ोन मत कीजिएगा। कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मैं निराश हो गई। फिर भी वकील साहब से उनके एक क्लाइंट बनकर अपॉइंटमेंट लेकर मिलने पहुंच गई। वकील साहब के चेहरे से रौब और अभिमान टपक रहा था। जैसे ही मैंने मंजूषा की चर्चा की, उनके तेवर बदल गए। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, बाबू से मैडम को बाहर जाने का रास्ता दिखा दो। अपमान से मैं उठकर खड़ी हो गई। मैं चली जाऊंगी सर, पर आप एक बार अगर उससे मिल लेते। बहुत बुरी स्थिति में है वो। मैंने जैसे तैसे आखिरी कोशिश की। वे घूरते बोले, आपको इलाज की ज़रूरत है मैडम, बेहतर है आप फौरन ही निकल जाएं। मैं वहाँ से निकल आई। मुझे ऐसे ही व्यवहार की आशंका थी, पर क्या पत्नी के अंतिम समय में भी एक पति सब कुछ भूलकर उसके पास आ खड़ा नहीं हो सकता? स्वार्थी कहेंगे। अब मेरा अगला प्रयास उसे ढूंढना था जो इस पूरे फसाद की जड़ था। वक्त कम था क्योंकि मंजूषा के बचने की आशा नगण्य थी। मैं शिवम के ठिकाने पर पहुंची तो पता चला वो तो सालों से गांव में ही है। शहर आए तो बरसों हो गए। 2 घंटों का रास्ता तय कर मैं किसी तरह शिवम के पैतृक आवास पर पहुंची। वहां उसके वृद्ध माता पिता और भाई भाभी से मिली। सारा प्रकरण जानकर वे दुखी स्वर में बोले, उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ही हमने कई साल पहले ही उसे अपने घर संपत्ति सबसे बेदखल कर दिया है। उसकी अय्यासियों की वजह से ही उसके यहाँ आने पर रोक लगा दी। वह तब का निकला, अब पता ही नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है। हमारा उससे कोई संपर्क नहीं, ना उसकी करतूतों से कोई लेना देना है। ईश्वर उस औरत को जिंदगी बख्शे। मेरे बेटे की वजह से किसी का घर खराब हुआ है। मुझे शर्मिंदगी है कि वो मेरा बेटा है। सब ओर से हार कर मैं वापस आ गई। अधीक्षक महोदय ने बताया, आज 5वां दिन है जैसे मंजूषा के प्राण कहीं अटके हैं। असहनीय तकलीफ में भी उसके मुंह से चीत्कारों के साथ बस उसके बच्चों का नाम ही निकल रहा है। मैं एक बार फिर अस्पताल पहुंच गई। मंजूषा से मिलने की अनुमति लेकर वार्ड में पहुंची। पुलिस कर्मचारी भी बाहर ही खड़े थे, जो मुझे देख पीछे पीछे आकर खड़े हो गए। मंजू, मैंने हल्के से पुकारा। एक अथाह कष्ट में डूबा स्वर कंठ से बाहर आया, सृष्टि। हाँ माँ, मैं सृष्टि। ना जाने अब चेतन की किस प्रेरणा के बसीभूत मैंने इतना बड़ा झूठ बोला था। चेहरा पट्टियों से ढका होने की वजह से वह दर्द के अतिरिक्त से उसने मुझे पहचाना नहीं। सृष्टि, मेरी गुड़िया, माफ़ कर दे। माँ, तुम माफ़ी ना मांगो। एक गलती की तुमने बहुत सज़ा भुगत ली। तुम बिल्कुल पवित्र हो, गंगा जैसी। मेरी बच्ची, मैं तेरी अच्छी माँ नहीं बन पाई, सबको दुख दिया। आ तू प्रार्थना कर दे, अब मुझे मुक्ति मिले। अस्फुट से शब्द अत्यंत कष्ट के साथ उसके हलक से निकलते प्रतीत हो रहे थे। माँ, तुम ठीक हो जाओ, हम साथ में रहेंगे। जाने की बात मत करो, ठीक हो जाओ। और कुछ क्षणों में ही उसकी चीत्कारें शांत हो चुकी थी। उसकी आंखें स्थिर थीं। वह इस स्वार्थी दुनिया से दूर जा चुकी थी। कानूनन यह केस खत्म हो चुका था। सबके होते भी आज वह लावारिस थी। सिर्फ एक खता उसके जीवन का सबसे बड़ा गुनाह बन गई, जिसकी कीमत उसने इतने साल पागल खाने में काटकर और अंततः उसने जान देकर चुकाई। क्या गुनहगार सिर्फ वही थी? शादीशुदा होते हुए भी गैर मर्द का सहारा ढूंढना उसकी गलती अवश्य थी, पर यह गलती करने पर मजबूर जिसने किया, क्या वह गुनहगार नहीं था? अपने से 13 वर्ष छोटी लड़की से विवाह कर उसकी छोटी छोटी आशाओं को भी पूरा न करने वाला, उसके सपनों को कुचलने वाला गुनहगार नहीं था। उसने अपने जाल में फंसाकर पथभ्रष्ट करने वाला गुनहगार नहीं था। उसके साथ अन्याय होते देखकर जो परिवार वाले चुप्पी साधे रहे, वह गुनहगार नहीं थे। उसके बच्चे, जिनके लिए उसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसकी उपेक्षा करने वाले, क्या वे जिम्मेदार नहीं थे? ये सब तुम्हारे गुनहगार हैं मंजूषा। तुम्हारे गुनाह में इन सब का गुनाह भी शामिल है। तुम तो अपने साथ साथ इनके हिस्से की सजा भी काट गई। ईश्वर तुम्हें अपने चरणों में स्थान दे। दोबारा कभी यहाँ स्त्री बनकर जन्म ना लेना।